कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, कब मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, कब मनी सप्लाई को घटाएगी, हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसी में ही आपका रेपो रेट, बैंक रेट, अलग अलग ओपन मार्केट ऑपरेशन, मोरल सुएशन, ये सब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए बच्चों कि मनी सप्लाई करने के लिए आरबीआई के पास दो टूल्स हैं। अब वो दो टूल्स कौन कौन सा है? एक है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव टूल्स। ज्यादा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस बस समझते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स ये बताता है कि मनी इकोनॉमी में ना, पूरा इकोनॉमी में टोटल कितना मनी सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, पूरा इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट कर रही है वो बताने का वो काम करती है क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स आपको ये बताता है कि जो पैसा मानी मार्केट में सप्लाई कर रही है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है या किस डायरेक्शन में आरबीआई उसको भेजना चाहती है, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स मेनली आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है, और जैसा कि इसमें बताएं क्वालिटेटिव में कि भाई किस सेक्टर में पैसा भेजना चाहिए ताकि इंडिया यानी कि अपना देश को, भारत देश को ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो मेन डिफरेंस ये था। अब यही सब के अंडर में जो एग्जांपल है क्वांटिटेटिव टूल्स में आपका कौन कौन आता है, ये सारा आता है आपका। सीआरआर, एसएलआर, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब इसी में आता है। इसमें क्वालिटेटिव में केवल 4 आता है। क्वालिटेटिव में एक आएगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। बस इतना काफी है, ज्यादा नहीं। अब चलिए, अब एक एक करके हम लोग जो टूल्स अब है क्वांटिटेटिव टूल्स में सबसे पहला क्या आपका रेपो रेट, ये देखने का काम करते हैं। देखिए पहले चीज तो समझ लीजिए बच्चों कि रेपो रेट और आपका बैंक रेट ये ऑलमोस्ट सेम होता है, मीनिंग दोनों का सेम होता है। जो डिफरेंस है थोड़ा सा वो बाद में बता देंगे, अभी दोनों का मतलब सेम समझ लीजिए। जब भी आरबीआई से आरबीआई जब इन लोग को लोन देती है, किसको? कॉमर्शियल बैंक सबको। आरबीआई जब आपका कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी तो उस लोन पे इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है ना आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक लोग, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है ना, इसी इंटरेस्ट पेमेंट को बोलते हैं क्या? आपका रेपो रेट चाहे बैंक रेट। ठीक है, बस इतना ही। एक बार फिर सुन लीजिए, आरबीआई जब इन लोग को लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को, और कॉमर्शियल बैंक उस लोन के बदले पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, उस इंटरेस्ट को बोला जाता है क्या? आपका रेपो रेट चाहे बैंक रेट। मीनिंग इतना ही है। अब सवाल है कि आरबीआई कब मनी सप्लाई को बढ़ाए, मनी सप्लाई को कब बढ़ाए और कब मनी सप्लाई को घटा दे। मनी सप्लाई कब बढ़ना चाहिए और कब घटना चाहिए, एक्चुअली ये एक जो सिचुएशन है इकोनॉमी का, देश का परिस्थिति क्या है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब दो कारण, अब ये सब समझने के लिए अब एक और समझ लीजिए। हम लोग मनी सप्लाई सिर्फ तभी बढ़ाते हैं जब देश में डेवलपमेंट का काम हो, अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तब। वरना अगर आप ऐसे मनी सप्लाई अगर बढ़ा दीजिएगा, नॉर्मली सिर्फ मनी सप्लाई को बढ़ाते चले जाइएगा, तो आपका मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन यानी कि आपका महंगाई भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट में याद रखिए। पैसा बढ़ने पे एक अच्छा भी होता है और एक बुरा भी होता है। पैसा सिर्फ देखिए एक टाइम में आरबीआई एक ही चीज के इंटेंशन एक ही रहता है। देखिए अगर डेवलपमेंट कराना होगा तो आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएगी, और लगता है आरबीआई को भाई मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाने के कारण से इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ जा रहा है, तो उस समय मनी सप्लाई बढ़ाएगी नहीं, मनी सप्लाई को घटा देगी। बस बता रहे कि मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ने से इन्फ्लेशन आने का डर रहता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके ही आपका मनी सप्लाई या तो बढ़ाया जाएगा या तो मनी सप्लाई गिराया जाएगा। तो जब ये लिखिएगा आप रेपो रेट एग्जाम में, तो पहले तो भाई चलिए आप लिख दीजिएगा उसका मीनिंग कि वो रेपो रेट होता क्या है। रेपो क्या होता है आपको बता दिए। अब कब रेपो रेट घटाने से क्या होगा, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, या मनी सप्लाई कब आरबीआई बढ़ाना या घटाना चाहेगी। तो ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है किसी भी कारण से। ठीक है, आरबीआई मनी सप्लाई अगर बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी? वो जो रेपो रेट है उसको वो गिरा देगी। रेपो रेट गिरा देगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट कम पड़ेगा। इंटरेस्ट कम पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक लोग क्या होगा? लोन ज्यादा लेगा। जब लोन ज्यादा लेगा तो पब्लिक के पास पैसा भी ज्यादा जाएगा, तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसी का उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए आरबीआई मनी सप्लाई को कम करना चाहती है, तो मनी सप्लाई को कम करना चाहती है तो क्या करेगी? रेपो रेट चाहे बैंक रेट दोनों सेम होता है मतलब, तो इसको बढ़ा देगी। जब बढ़ा देगी तो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेना चाहेगा, भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप ही सोच के देखिए ना, अगर आपको 5% में एक लोन मिले और अगर आपको 12% में लोन मिले, तो अब जैसे 5% मिलेगा तो अब ज्यादा लोन लीजिएगा कि नहीं। तो देखिए रेपो रेट अगर कम हो रहा है तो आप लोन क्या रहे हैं? ज्यादा ले रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक लोन ज्यादा ले रही है। इसका उल्टा भी होगा,
अगर आप यहाँ पर अगर रेपो रेट आपको बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, आप पैसा भी कम लीजिएगा, लोन भी कम लीजिएगा भाई, कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। तो जब लोन कम मिलेगा कॉमर्शियल बैंक को तो पब्लिक में लोन भी तो कम बांटेगी ना, और जब लोन कम बांटेगी तो क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो क्या होगा, एट द एंड आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा। आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट में लिखना है, एक उसका मीनिंग, एक तो लिखिएगा मीनिंग, ठीक है, एक लिखिएगा मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तब क्या होगा, एक अगर आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहेगा तब वो रेपो रेट के साथ क्या करेगी। इस टाइप से आपको सीक्वेंस में बना के लिखना है। रिवर्स रेपो रेट जैसे इसका उल्टा होता है, जहां पर कॉमर्शियल बैंक से यहां पर क्या हो रहा है कि कॉमर्शियल बैंक सब लोन दिया है आपका आरबीआई को, और आरबीआई जब उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करे तो उस इंटरेस्ट को बुलाता है क्या, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आ जाइए बैंक रेट। बैंक रेट जैसा बताया मीनिंग सेम होगा। अब इसमें भी वही सेम लॉजिक लगेगा बच्चों, सेम लॉजिक यहां पर लगेगा, फिर से एक बार और समझा देते हैं, सुन लीजिए। लॉजिक सेम रहेगा यहां पर भी, कि मान लीजिए मनी सप्लाई आरबीआई बढ़ाना चाहती है, तो आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाना चाहती है, तो चाहे रेपो रेट हो चाहे वो आपका बैंक रेट हो, उसको क्या करेगी, कम कर देगी। बैंक रेट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा तो हम लोग ज्यादा लोन लेंगे, तो सेम कॉमर्शियल बैंक भी वही करेगी। कॉमर्शियल बैंक लोन ज्यादा लेगी, ज्यादा लोन लेगी तो पब्लिक को वो ज्यादा लोन बांटेगी, और जब पब्लिक के पास ज्यादा लोन जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर से मनी सप्लाई बढ़ा, ये भी मनी सप्लाई यहाँ पर बढ़ रहा है, इसका उल्टा भी होगा। तो बस मेन मीनिंग यही है। अब डिफरेंस देखिए बैंक रेट और आपका रेपो रेट में। बैंक रेट होता है आपका लॉन्ग टर्म, बैंक रेट होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, रेपो रेट होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए। बस मेन डिफरेंस इतना ही है। और कुछ डिफरेंसेस वही हम बता देते हैं। ठीक है, टेन्योर भी देख लीजिए। हाँ, अब जब हम लॉन्ग टर्म बोल देते हैं आपको साल 2 साल नहीं, बैंक रेट में मैक्सिमम कितना है, लगभग लगभग वो 90 दिन का ही रहता है, और ये रेपो रेट ये 1 से लेकर 14 दिन तक का रहता है रेपो रेट। एक और डिफरेंस, ये वाला भी डिफरेंस देख लीजिए कि भाई इसमें कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोई भी बैंक रेट में जमा करने की जरूरत नहीं पड़ता है लोन लेने समय। और इसमें क्या है, कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास जाके जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस ये भी था। अब कुछ और चीज जो आपको जानने की जरूरत है, देखिए बैंक रेट में भी ना बैंक रेट जो लंबा समय का लोन देती है जो विदाउट कोलेटरल, ऐसा हमेशा से नहीं था। हिस्टोरिकल समय में ना, आई होप आप बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11 में पढ़े होंगे, जो अकाउंट्स में एक चैप्टर है। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, आपका प्रोमिसरी नोट होता है, ये सब एक समय में ना, ये भी आपका एक प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, एक पेपर हुआ करता था। इस पेपर के दम पे आप लोन ले सकते थे। ठीक है, आप ये पढ़े नहीं थे तो डिटेल में मत जाइए, बस समझ लीजिए ये भी एक प्रकार का आपका सिक्योरिटी का काम करता था। ये पहले होता था, पहले, अब नहीं, क्योंकि अब वो सिस्टम ही बंद हो गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रोमिसरी नोट का सिस्टम ही बंद हो गया है। तो जो आपको बस जानने का जरूरत था ना, तो होता क्या था पहले का समय में ना, कि मतलब आरबीआई वो जो बिल सब होता था उसको क्या करती थी, वो खरीदने काम करती थी, और जब खरीदती थी ना तो उस प्रोसेस को बुलाता है क्या, रीडिस्काउंटिंग। उसको लोग बोलते थे क्या, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यानी कि बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा ये काम का चीज है आपका। इसीलिए जो एमसीक्यू में पूछ सकता है, बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, दूसरा नाम ये है रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इसका दूसरा नाम ये है, याद रखिएगा। सेम लाइकवाइज अभी का डेट पे जो रेपो रेट है, रेपो रेट क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है ना, और उसपे एक एग्रीमेंट होता है कि भाई इतना साल बाद वापस हम आपसे खरीद लिया जाएगा, रीपर्चेज एग्रीमेंट। यानी कि जो रेपो रेट है ना, ये रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज ऑप्शन, जहां पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देती है रेपो रेट में अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, से बताएं एज ए सिक्योरिटी के तौर पे। तो यहाँ पर बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई विद एग्रीमेंट टू परचेज देम लेटर एट हायर प्राइस। जो हायर प्राइस होता है ना, वही आपका होता है क्या, आपका इंटरेस्ट, और इसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को बुलाता है क्या, रेपो रेट। इसलिए शॉर्ट में रेपो रेट को क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट। शॉर्ट में मतलब दूसरा नाम बोलते हैं उसका, रीपर्चेज रेट। तो एमसीक्यू में ये दो चीज और याद रखिएगा खाली, बैंक रेट को बोलते हैं क्या, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, दूसरा रेपो रेट को क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट। बस इतना ही बच्चों। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता क्या, पहले मीनिंग जैसे आपको बताया, 3 पैराग्राफ में आपको हर बार आंसर लिखना पड़ेगा। मीनिंग, एक, मनी सप्लाई अगर बढ़ाना चाहेगी तब क्या होगा। सेकंड, मनी सप्लाई अगर
सॉरी, ये घटाना चाहिए तब क्या होगा, और मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए तब क्या होगा। ये आप ऊपर नीचे जो मन करे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ में आपको सारा आंसर जानना चाहिए। तो मीनिंग क्या होता है, आरबीआई आरबीआई जब गवर्नमेंट का बिहाफ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसको सेल करे या परचेस करे, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। आरबीआई जब गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी को सेल करेगी या परचेस करेगी, उस प्रोसेस को बुलाता है क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, मीनिंग समझ में आ गया। क्या लिखा हुआ है देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओएमओ, इस शॉर्ट में क्या लिखा था, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स बाय आरबीआई इन द ओपन मार्केट, ठीक है। मार्केट में ओपन खरीदना बेचना होता है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सो देखिए, व्हेन आरबीआई बायज बॉन्ड्स यानी कि आरबीआई जब सिक्योरिटी परचेज करती है तो मनी सप्लाई क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा सर, देखिए मान लीजिए यानी कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहते हैं आरबीआई, ठीक है। अब मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहेगी तो जो बॉन्ड पब्लिक के पास वो पहले से बेच रखी थी, ठीक है, पब्लिक के जो वो बॉन्ड बेच रखी थी, ये पब्लिक लोग बॉन्ड लेकर कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई के पास आएगा कि नहीं, अब ये सारा बॉन्ड आरबीआई के पास चला जाएगा और बदले में आरबीआई क्या लोगों को देगी, बदले में देगी उसको क्या, पैसा, रुपीज। तो इन लोग के पास क्या जाएगा, इन लोग के पास बहुत सारा, इन लोग के पास बहुत सारा क्या आएगा, रुपीज आ जाएगा। और जब पब्लिक के पास बहुत सारा रुपीज आएगा, इस मीन्स व्हाट, कि मनी सप्लाई यहाँ पर बढ़ गया। इसका उल्टा भी होगा, मान लीजिए मनी सप्लाई आरबीआई कम करना चाहती है तो भाई क्या करेगी, ये जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी होगा वो क्या करेगी, पब्लिक लोग को वो बेच देगी। अच्छा, पब्लिक लोग को सिक्योरिटी बेचेगी तो ये लोग क्या करेगा, सिक्योरिटी के मतलब क्या, एक कागज का टुकड़ा ये लोग के पास आ जाएगा और बदले में सारा पैसा किसके पास चल जाएगा, आरबीआई के पास, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पर, आरबीआई केवल एक कागज का टुकड़ा इसको दी, जो एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई कि एक इतना समय बाद आना आपको पैसा वापस मिलेगा। तो पब्लिक के पास जो पैसा था ये सारा का सारा चला गया आरबीआई के पास और आरबीआई केवल एक कागज का टुकड़ा थमा दी। तो पब्लिक लोग सब कोई खरीदेगा उस बॉन्ड को, एग्रीमेंट मतलब सिक्योरिटी को, तो सारा पैसा जो रुपीज सब है तो ये तो आरबीआई पास चला जाएगा ना, और आरबीआई पास अपने पास उसको रख लेगी। तो मार्केट से क्या हुआ, मार्केट से मनी सप्लाई कम हो गया। तो ये होता है आपका क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन कुछ है जहां पर कंफ्यूज ना हो। अब देखिए रेपो रेट में भी सिक्योरिटी दिया जाता है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी सिक्योरिटी वो खरीद बेच कर रही है, दोनों में तो देखिएगा। फिर अंतर क्या, अंतर है रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए सेल परचेज होगा, ठीक है, एग्रीमेंट जो होगा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये लंबा समय डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन के हिसाब से, क्लियर। इसी प्रकार से इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर फिक्स होता है, रेपो रेट में पहले से डिसाइड होता है। और यहाँ पर डिसाइड पहले से नहीं होता, ये कितना भाई डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कंडीशन ऑफ फंड्स, कितना फंड का रिक्वायरमेंट, कितना मार्केट में पैसा होना चाहिए, उसके आधार पे इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। ये छोटा सा डिफरेंस बिटवीन था, ठीक है। अब इधर आ जाइए, एक सीआरआर और एक एसएलआर, ये दो अलग अलग रिजर्व रेशियो है। अब ये दोनों होता क्या, पहले मीनिंग देखना है एज यूजुअल। सीआरआर में क्या होगा, यह है आपका कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। मान लीजिए पब्लिक लोग जो पैसा जमा करती है तो कॉमर्शियल बैंक में पैसा जमा करती है, तो कुछ पैसा को जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है ना, तो कुछ पैसा को क्या बोलते हैं, सीआरआर, सडन परसेंटेज जो होगा। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और उसी कुछ पैसा में जितना मान लीजिए 1,000 रुपया पब्लिक जमा की, ठीक है, बस मान लीजिए 1,000 जमा की, उस 1,000 में मान लीजिए 200 रुपया पब्लिक जो कॉमर्शियल बैंक है इस 200 रुपया आरबीआई के पास पहुंचा दी, तो इस 200 रुपया को क्या बोला जाएगा, सीआरआर। ये किसके पास है, यह है अपना आरबीआई के पास जमा है। और 100 रुपया आरबीआई अपने पास ही रख ली है तो वो क्या कहलाएगा आपका, एसएलआर, ठीक है। ऐसा का फुल फॉर्म क्या है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, समझ में आया। तो टोटल सही मायने में आप कितना वो लोन बांट पाएगी, तो भाई 200 रुपये तो चला गया सीआरआर में, 100 रुपये चला गया एसएलआर में, यानी कि सही मायने में केवल 700 रुपये ही बचा लोन बांटने को, क्योंकि 1,000 रुपये जमा हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सीआरआर में तो सब मिटा देते हैं, रुकिए। सीआरआर में पैसा आरबीआई पास रहेगा,
SLR का पैसा आपका बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास ही रहेगा, कॉमर्शियल बैंक के पास ही रहेगा, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और मीनिंग अब मनी सप्लाई बढ़ेगा घटेगा एकदम सेम होगा, किसके जैसा, आपका एकदम सेम होगा क्या, बैंक रेट रिपोर्ट का, क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली एक रेट ही है ना। तो यहां पर भी वो सेम तरीका का हो जो पहले आपको बताए हैं, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन, ये कभी कभी आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछ देगा CRR और SLR का। तो डिफरेंस बिटवीन चलिए देखिए, CRR किसके पास रहेगा भाई, RBI के पास। SLR किसके पास रहेगा, आपका कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। ये कैश का फॉर्मेट में रहेगा और ये कैश, गोल्ड, सिक्योरिटी अलग अलग फॉर्मेट में रह सकता है, ठीक है। पर्पस क्या है, लिक्विडिटी कंट्रोल करना, ये क्या है, बैंक को सेफ रखना। कॉमर्शियल बैंक सारा अगर लोन में बांट देगी और सबको एक ही बार पैसा मांगने आ जाएगा तो कहां से देगी, इसलिए बोलता है कुछ पैसा अपने पास भी रखो, ठीक है। जमा कहाँ होता है ये तो बता दिए, RBI के पास और बैंक के पास खुद, ये कैश का फॉर्मेट में, ये अलग अलग फॉर्मेट में, और ये इम्पैक्ट स्टेबिलिटी, तो ये सब तो हो ही गया, ठीक है। अच्छा, इस पैसा में ना, ये सम, इस पैसा में इसको कुछ रिटर्न भी मिलता है, इस पैसा में जो जमा रखती है ना कॉमर्शियल बैंक अपने पास, इसमें से कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए क्वालिटेटिव टूल्स। अब क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहला टूल्स क्या है आपका, मोरल सुएसन। यहां पर ना मोरल सुएसन में सिंपली क्या है कि RBI मतलब परसुएशन टेक्निक यूज बाय सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस एंड एडवाइस कमर्शियल बैंक टू फॉलो लीगल प्रैक्टिस, यानी प्रॉपर लैंडिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर खाली ना RBI केवल गाइडलाइन में जारी कर देती है कि देखिए जो भी इथिकल मोरल्स होगा, जो कंट्री का भलाई पे होगा ना, उसके हिसाब से आप पैसा को दीजिए। इसलिए इसका नाम क्या है, मोरल सुएसन, यानी कि मोरल इथिक्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अब यहाँ एग्जाम्पल में बोल रहा है कि भाई सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करती है कॉमर्शियल बैंक सबसे कि पैसा नहीं दीजिए केवल सट्टाबाजी करने के लिए, खासकर तब अगर देश में बहुत ज्यादा महंगाई होगा, पहले से महंगाई है और आप लोन के तौर पे बांट रहे हैं सिर्फ सट्टेबाजी के लिए, तो मार्केट में पैसा आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आपका हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर वो बोलती है कि थोड़ा सा देश का भलाई को ध्यान में रखते हुए लोन को बांटिए। ये फिर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा समझाना पड़ेगा बच्चों, रुक जाइए बताते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, आप 10 लाख आपको लोन चाहिए, ठीक है। अब जब बैंक के पास आप पहुंचिएगा, आप पहुंच गए बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास। अब बोले भाई वो लोन चाहिए कितना, बोला कितना, बैंक वाला पूछा कितना, तो आप बोले 10 लाख। तो बोला कुछ सामान उमान दीजिए, नौकरी है तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अगर नौकरी नहीं है आपको कोई एसेट देना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा ठीक है, मेरे पास एक 10 लाख का जमीन है, उसको हम आपके पास गिरवी रख देते हैं, लैंड को, ठीक है, बदले में हमको लोन दीजिए, बदले में हमको लोन दीजिए। बैंक वाला बोलेगा कि देखिए आपका जमीन की कीमत केवल 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख पे 10 लाख रुपया लोन नहीं मिलेगा, आपको उससे कम अमाउंट का लोन मिलेगा। मान लीजिए आपको केवल 8 लाख रुपए ही लोन मिल रहा है। तो आप बोल सकते हैं एक प्रकार से ना कि सर ऐसा क्यों, 10 लाख का जमीन है तो आप हमको 8 लाख क्यों दे रहे हैं, पूरा का पूरा 10 लाख दीजिए। तो बैंक वाला आपको सफाई पे बोलेगा कि देखिए अगर हम उसको बेचने निकलते हैं तो कोई जरूरी नहीं आपका जमीन 10 का 10 लाख पे बिक जाए। और चलिए बेचने का बात तो साइड में रख दीजिए, ऐसा करना मजबूरी है। तो क्या मजबूरी है सर, RBI का गाइडलाइन है, RBI का गाइडलाइन है कि भाई जितना भी एसेट होगा उसमें से कुछ पैसा का ही तुम लोन दोगे, सबका लोन नहीं दोगे। तो वो जो गाइडलाइन है ना कि भाई इतना ही अमाउंट में आप लोन दे सकते हैं, इतना परसेंटेज पे ही किसी भी एसेट पे, मान लीजिए बोला गया कि भाई 80% पे ही आप उस एसेट का वैल्यू केवल 80% लोन दीजिएगा, जैसे इस केस में लिए हम, वो जो कंडीशन है उसी को बोलते हैं क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया। इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट का देखा डिफरेंस बिटवीन लोन अमाउंट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जितना का आप लोन मांग रहे हैं और जितना जो डिफरेंस आ रहा है आपको लोन में, उसी को बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर RBI बोली कि भाई आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% रखना है, इट मीन्स व्हाट कि 10 लाख अगर आपका एसेट का वैल्यू है तो इस पर लोन कितना वो देगी आपको बैंक, लोन केवल आपको 8 लाख पे ही देगी, क्योंकि इसका 20% कितना होगा, 2 लाख। 2 लाख रुपया RBI के इस नियम के कारण आपको लोन नहीं दिया जा सकता, केवल इतना पे लोन मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट मीनिंग तो बता दिए, अब आपको लिखना है भाई कि मनी सप्लाई कैसे से बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर RBI सेट करेगी तो आपको लोन कम मिलेगा,
मिलेगा कि नहीं? अगर 20% की जगह यही अगर 30% कर दिया जाए तब आपको लोन और कम मिलेगा, तब आपको केवल 7 लाख रुपए लोन मिलेगा 10 लाख रुपए के हिसाब से, है कि नहीं? तो हायर मार्जिन आपको क्या होगा, लेस मिलेगा, पैसा लेस मिलेगा, और जब मनी कम मिलेगा तो ऑब्वियस क्या है कि आपका मनी सप्लाई आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर लोअर मार्जिन रखिएगा तो आपका मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई आपका बढ़ेगा। लोअर मार्जिन होगा तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा, जब लोन ज्यादा मिलेगा तो आपका मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। ये था। अब आ जाइए लास्ट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलने का सिंपल बस इतना ही मतलब होता है, आरबीआई इसमें बस बताती है कि किस सेक्टर को, चाहे वो स्मॉल सेक्टर हो चाहे एमएसएमई, ये सब जो होता है ना, इन सब सेक्टर को लोन दीजिए, आप रूरल एरिया में लोन दीजिए, इस जगह पे लोन दीजिए, जो डायरेक्शन देती है ना, इसी को बोलते हैं क्या, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलने का मतलब भाई कि सिलेक्शन के हिसाब से आप लोन बांटिए, जहां जरूरत है वहां लोन दीजिए। तो यही कंट्रोल करती है और रिस्ट्रिक्ट करती है स्पेसिफिक सेक्टर को, इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो इसमें इतना ही था बच्चों, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।